आइए बेटा चैप्टर 2 का यूनिट 2 स्टार्ट कर लेते हैं अब जरा जल्दी से। देखिए इस चैप्टर का नाम बड़ा प्यारा है, नाम है मार्केट फेलियर। अब एक बात बताओ, मार्केट फेलियर नाम से आपको क्या लगता है? बेटा मार्केट फेलियर कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट ठीक नहीं चल रही। भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्केट फेलियर मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म। हम ये कहते हैं, वैसे कहा यह जाता है, अगर पुराने जो मार्शल जी वगैरह की बातें सुनो तो वो ये कहते हैं कि डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जहां मीट करते हैं वहां इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होती है और ये सभी दुखों को अपने आप हर लेता है। ये सिस्टम अपने आप इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम ले आता है, अपने आप उतनी गुड्स प्रोड्यूस करता है जितने चाहिए, उस दाम पे बिकता है जिस दाम पे बिकना चाहिए। अगर ऊपर चला जाए तो खुद नीचे आ जाता है, नीचे चला जाए तो खुद ऊपर आ जाता है। यानी कहा जाता है कि मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। पर आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कहां कहां पे मार्केट मैकेनिज्म, कहां कहां पे कि प्राइस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। फेल मतलब गलत प्रूव हो जाता है। एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम को मार्केट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। कौन सा मैकेनिज्म कहा जाता है? मार्केट मैकेनिज्म। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपने फाउंडेशन लेवल पे या उससे छोटे बचपन में ये सब बातें आपने बेसिक इको में पढ़ रखी हैं कि मार्केट मैकेनिज्म क्या होती है। जहां डिमांड कर्व सप्लाई कर्व मीट करती है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसी पे प्राइस डिसाइड हो जाता है, उसी पे क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। उतना सामान खरीदने बेचने पे कहा जाता है कि इकोनॉमी अपने बेस्ट लेवल पे, अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाती है और किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं। जैसे एग्जांपल लो, ये मार्केट फेल क्यों होती है? हो सकता है मैं यूं कहूं कि डिमांड कर्व में कुछ लोगों की डिमांड इंक्लूड नहीं की गई तो डिमांड कर्व ही गलत है। हो सकता है सप्लाई कर्व में कुछ लोगों की सप्लाई के फैक्टर इंक्लूड नहीं किए गए तो भी ये गलत है। यानी ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इम्प्रॉपर नॉलेज है डिमांड कर्व की, सप्लाई कर्व की, या फिर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो डिमांड हो रहे हैं लेकिन जिनकी सप्लाई नहीं है, या ऐसे गुड्स हैं जो सप्लाई हो रहे हैं जिनकी डिमांड नहीं है। तो वहां पे तो मार्केट फेल हो रही है ना। बट मार्केट फेल होने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा, और अगर बन रहा है तो वो गलत इक्विलिब्रियम बन रहा है, सही इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा। अगर डिमांड के अंदर सारी तरह की डिमांड्स इंक्लूडेड नहीं है। बेटे पहले बात के ओवरव्यू को समझो, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा आपको, पहले बेसिक एक आइडिया दे रहा हूं। मार्केट फेलियर का मतलब क्या है? ऐसा सामान बन गया जो बिकना नहीं है और ऐसा सामान नहीं बना जो बिकना था। यानी कहीं पे रिसोर्सेज ओवर एलोकेट हो गई, कहीं पे रिसोर्सेज अंडर एलोकेट हो गई, जो प्रोड्यूस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो ये सब किसको शो कर रहा है? ये सब क्या दर्शाता है आपको? ये सब मार्केट फेलियर को दर्शाता है। बोलो मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? ये सब किसको दर्शाता है बेटे बताओ मुझे? ये सब डेफिनेटली मार्केट फेलियर को दर्शाता है। आगे पढ़िए जरा। तो मार्केट फेलियर हमें और क्या क्या बोलता है बच्चे? मार्केट फेलियर आपको कहता है कि मिस एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन दी ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। यही बात बोल रहा है वो बोल रहा है आपको कि रिसोर्सेज की वजह से ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो जाती है। कोई चीज ज्यादा बन जाती है, कोई चीज कम बन जाती है जितनी बननी चाहिए। इसके अंदर जो फेलियर के कारण है वो दो है, एक डिमांड साइड एक सप्लाई साइड। डिमांड साइड का क्या कारण है? डिमांड साइड का ये कारण है दैट डिमांड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फुल विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर्स टू पे। भाई कंज्यूमर्स, एक चीज बताओ, कई चीजें डिमांड की जाती है लेकिन कंज्यूमर पैसा नहीं देना चाहता। जैसे एग्जांपल लो, रोड साइड पे आपके घर, आप मान लो कि घर जा रहे हो अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से, और रास्ते में फाउंटेन बना हुआ है। क्या उस फाउंटेन के पैसे आप देना चाहोगे? देख के सुंदर बड़ा लगता है, हम सब लोग उसके साथ फोटो खींच के अपने डीपी लगा लेते हैं, लेकिन क्या आप उस फाउंटेन के पैसे देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे, क्योंकि वो आपके घर का फाउंटेन थोड़ा ही है। यानी पीपल डू नॉट वांट टू पे फॉर सर्टेन गुड्स, बट फिर भी वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी सर्टेन गुड्स, ऐसे लिख लो जरा, सर्टेन गुड्स आर डिमांडेड but people are not willing to produce them। यानी कुछ गुड्स की डिमांड की जाती है, खरीदने की कोशिश की जाती है, पर उन्हें प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, और पे फॉर देम, और उनके लिए पे फॉर देम, तो वो गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं वो सब चीजें। ऐसे ही कई बार प्रोडक्शन की कॉस्ट में फुल कॉस्ट को नहीं गिना जाता। जैसे externalities are not counted in cost। ये गलती है बेटे, जबकि हमारे पास सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, अन्य लोगों की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आप जैसे एग्जांपल लो, आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें धुआं उठता है, उस धुएं से पड़ोसी बीमार होते हैं, उस बीमारी का खर्चा आप अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, तो एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड। तो देखो दोनों साइड से फेलियर हो सकता है। डिमांड में कई ऐसे लोगों की डिमांड आ जाती है जिनके लिए वो पे करना नहीं चाहते, या कई ऐसी डिमांड होती हैं जिनके लिए पैसा कम दिया जाता है। और सप्लाई साइड में ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई के लिए कॉस्ट देखी जाती है वो कॉस्ट पूरी नहीं देखी जाती कई बार।
अब ये बहुत प्यारा सा एक डायग्राम है, रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर, पहला रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन। आओ मैं इन सबको एक एक बार करके छोटा छोटा करके डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात, देखो बेटे पहला क्या है, मार्केट पावर। बेटे मार्केट पावर कहने का मतलब क्या हुआ, मार्केट पावर यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। नीचे इसके बारे में हमने इस समरी में नहीं लिखा है, वैसे क्लास के अंदर तो बहुत बड़े बड़े नोट्स है, मैं जरा शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। मार्केट पावर, देखिए बेटे मार्केट पावर का मतलब होता है जब आप मोनोपोली बना लेते हैं। अगर कोई बंदा मोनोपोली बना लेता है तो उससे क्या परेशानी है, मैं इधर ही लिखता हूँ। अगर कोई जना मोनोपोली बना लेता है तो वो क्या कर देता है, यूजुअली वो आउटपुट को कम कर देता है और ताकि उसके दाम बढ़ जाएं, यानी वो मार्केट को कंट्रोल करने लगता है। जब दो तीन फर्म या एक इकलौती फर्म का बहुत बड़ा नाम हो जाता है, वो अकेले मार्केट को चला रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो चीजों को एक्सेसिवली दाम पे बेचता है और यूजुअली क्वांटिटी की प्रोडक्शन कम कर देता है ताकि क्वांटिटी कम हो, तभी तो दाम बढ़ेगा। तो ये दिक्कत है। सेकंड दिक्कत है पब्लिक गुड्स। बेटे पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कोई सप्लाई नहीं करना चाहता, जैसे एग्जांपल लो गार्ड, जैसे पार्क, जैसे लाइब्रेरी। अब इसके बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि इनकी यूजुअली प्राइस पे नहीं किया जाता इनके लिए, तो इनकी जो सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती, सप्लाई लो होती है। मतलब गवर्नमेंट के सिवा और कोई ये गुड्स बनाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है मैं क्यों बनाऊं, कोई और बना लेगा। यानी एक बात आपको कोई ये कहे कि अपना आपका एक खाली प्लॉट पड़ा है उस पर पार्क बना दो, बच्चे खेलेंगे, तो आप कभी भी नहीं बनाओगे। चाहे आपके अपने बच्चे खेल रहे हो तब भी नहीं बनाओगे, आपको लगेगा ये तो काम सरकार का है, मैं क्यों करूं। तो यानी पब्लिक गुड्स में मार्केट फेलियर बहुत भयंकर है। सिर्फ गवर्नमेंट उन गुड्स को बनाती है जो पब्लिक के वेलफेयर के हैं, जो कि सोशल वेलफेयर के हैं, सभी के लिए जो काम में आते हैं। प्राइवेट लोग उन्हें बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते। एक्सटर्निटी, बेटा अभी हम मार्केट फेलियर पढ़ रहे हैं। मार्केट फेलियर का मतलब कहां पे डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पाती, कहां पे डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पाती। एक्सटर्निटी, बेटा एक्सटर्निटी का मतलब है कि जब हम सामान प्रोड्यूस करते हैं तो कई बार उसके अंदर ऐसी एक्सटर्निटी प्रोड्यूस हो सकती है जिससे दूसरों का नुकसान होता हो, ऐसी भी हो सकती है जिससे दूसरों का फायदा होता हो, पर वो गिनी नहीं जाती। तो एक्सटर्निटी इज नॉट काउंटेड, एक्सटर्निटी इज नॉट काउंटेड। एग्जाम्पल पॉल्यूशन, सबसे बड़ी एक्सटर्निटी तो पॉल्यूशन है। जो आप कुछ सामान बनाते हो, धुआं उठता है, नॉइज उठती है, वो उससे पड़ोसी परेशान होते हैं, पर उनका जो खर्चा, उनके जो मेडिकल बिल, उनके कपड़ों की जो लॉन्ड्री बिल्स आपके धुएं की वजह से जाता है, आप उसे अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हो। ये परेशानी है। यानी आप जो प्रोडक्ट की कॉस्ट मानते हो, आपको जो प्रोडक्ट 100 रुपए का दिखता है वो हो सकता है बनने में 150 लगे, लेकिन 50 आपकी जेब से नहीं लगे, किसी और की जेब से लगे, इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं होती। इसलिए आप उस 50 रुपए को जो पड़ोसी की मेडिकल बिल है उसे अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हो। यानी आपका जो कॉस्ट कर्व है, जो कॉस्ट दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल में सच्ची कॉस्ट नहीं है। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हायर है, लेकिन आपको क्योंकि कम पड़ती है इसलिए आप कम दिखाते हो। फिर एक आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। बेटा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जानकारी पूरी नहीं है। अब इसमें बड़े सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बेटे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, किसी एक के पास कम इंफॉर्मेशन है। याद है द लेमन्स प्रॉब्लम कहते थे जिसे क्या बोला जाता है, द लेमन्स प्रॉब्लम। इसमें क्या समझाया जाता है बेटा लेमन्स प्रॉब्लम में, जैसे किसी एक जने के पास ज्यादा है, मान लो बायर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सेलर के पास कम है, या सेलर के पास कम इंफॉर्मेशन है, बायर के पास ज्यादा है। जैसे सेकंड हैंड कार, अब आप जब सेकंड हैंड गाड़ी बेचते हैं, मान लो मैं आपको अपनी सेकंड हैंड गाड़ी बेच रहा हूं, उस गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट है, वो मुझे पता है, आपको नहीं पता, यानी सेलर हैज अ मोर नॉलेज देन द बायर। तो यानी ऐसे में सिचुएशन में, क्योंकि सेलर हैज मोर नॉलेज अबाउट द फ्रॉम द बायर, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बेचा जाता है कभी कभी वो अंडर क्वालिटी प्रोडक्ट हायर दाम पे बिक जाता है, मतलब कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ज्यादा दाम पे बिक जाता है। तो ये मार्केट इंफॉर्मेशन की इनकम्प्लीट होने का रीजन है। कई बार इसी की वजह से कई बार हम लोग एडवर्स सिलेक्शन भी कर लेते हैं। एडवर्स सिलेक्शन मतलब सोचो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, पर फिर भी ले ली क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसे में मॉरल हैजार्ड भी हो सकते हैं। कई बार लोग इस एक इंसान के पास, मान लो मेरे पास ज्यादा जानकारी आपके पास कम है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उस चीज का फायदा उठा लेता हूं। बेटे जिसके पास ज्यादा जानकारी होती है कई बार वो उस चीज का गलत फायदा उठा लेता है, तो उसे मॉरल हैजार्ड कहते हैं। जब आप मॉरली गलत कर रहे हैं, जब आप नैतिक तौर पे गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी चीज के बारे में पता है लेकिन औरों को उस चीज के बारे में नहीं पता, इसीलिए आप उस चीज से लूटते हो लोगों को। समझते हो आप मेरी बात? जैसे मानो मॉरल हैजार्ड कैन बी, मानो आपकी इंश्योरेंस हो रखी है तो आप ज्यादा जोखिम उठाते हो, आपको लगता है क्या हो गया, कुछ हो जाएगा। आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो रखी है, आप तेज चलाते हो, आपको लगता है क्या हो गया, अगर गाड़ी लग भी गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो यानी इंश्योर्ड पीपल टेक मोर रिस्क, ये एक मॉरल हैजार्ड है, ये एक नुकसान की बात है बेटे। ऑलराइट, आगे पढ़िए। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्निटी। एक्सटर्निटी कितनी तरह की होती है यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। यूनिडायरेक्शनल होती है, वन वे। वन वे मतलब मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है या फायदा हो रहा है, पर आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड वन वे, यूनिडायरेक्शनल। रेसिप्रोकल मतलब होता है जब दोनों को एक दूसरे का फर्क पड़ रहा होता है। जैसे सोचो कि मान लेते हैं
कि आप कुछ सामान प्रोड्यूस करते हैं और आपके सामान प्रोड्यूस करने की वजह से, मानो कि कोई एक मेडिकल कॉलेज है, अब मेडिकल कॉलेज से जितने भी डॉक्टर्स सीख रहे होते हैं, मेडिकल सीख रहे होते हैं, उनको जॉब दिलवाने के लिए सामने एक हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वो बच्चे वहीं पर ही जॉब कर लेते हैं। तो देखो इससे दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिल रही है। कैसे? हॉस्पिटल को कम रेट पे सस्ते में बहुत इजीली जो डॉक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर्स की इंटर्नशिप, वो आसानी से मिल जाते हैं, तो वो उनका फायदा है। और जो मेडिकल कॉलेज है उसे सामने हॉस्पिटल होने से क्या फायदा है कि उसके बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता ट्रेनिंग के लिए, वहीं ट्रेनिंग कर लेते हैं वो बच्चे, तो उसको भी फायदा है। तो ये तो ऐसे हो गए जैसे सीए इंस्टीट्यूट के सामने ही एक फॉर्म खोल ली किसी ने, अब वहां के बच्चे वहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो एक्सटर्नलिटी मिल जाएगी ना। तो दोनों को जब एक दूसरे से फायदा मिलता है या नुकसान भी मिल सकता है, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसमें दो तीन चीजें मेन आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब मेरे किसी काम से आपको फायदा और आपके किसी काम से मुझे भी फायदा हो सकता है। इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन, ऑन कंजम्पशन दोनों पड़ी हुई है हमने, ऑन प्रोडक्शन, ऑन कंजम्पशन। मैं जैसे एक एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप इतनी तेज नहीं लिख पाओगे तो वीडियो पॉज कर देना। जैसे ऑन प्रोडक्शन, मान लो मेरे कुछ करने से आपकी प्रोडक्शन पे फायदा है। जैसे एग्जांपल लो, एक कंपनी ने, ध्यान से सुनना, एक कंपनी ने अपने वर्कर को ट्रेनिंग दिलवाई, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिलवाई, तो उससे सामने वाली कंपनी को भी फायदा हो सकता है। देखो बेटा, जब तक उसने अपने वर्कर को ट्रेनिंग दिलाई ताकि जब तक वो वर्कर यहां काम कर रहा है उन्हें फायदा मिले, पर वही वर्कर अगर जॉब छोड़कर कहीं और चला गया तो किसी और की प्रोडक्शन पे भी फायदा हो सकता है। मतलब उस बंदे ने अगर एक साल बाद जॉब छोड़ दी और वो किसी और कंपनी में चला गया तो उस कंपनी को पिछली वाली ट्रेनिंग का फायदा मिलेगा, यानी एक बंदे के एफर्ट का, एक कंपनी के एफर्ट का दूसरी कंपनी को फायदा मिलेगा। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन है, यानी हमने एक वर्कर को ट्रेन किया, हमारा ट्रेन वर्कर आपकी कंपनी में चला गया तो आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। इसकी कंजम्पशन पे भी एक्सटर्नलिटी हो सकती है। बेटा कंजम्पशन का मतलब ये हो सकता है, जैसे सोचो एक कंपनी ने एक वर्कर को ट्रेन किया, उसकी वजह से उस वर्कर की सैलरी बढ़ गई, समझते हैं आप मेरी बात? तो ये एक कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है। जैसे और आप सोचिए कि किसी एक के फायदे से दूसरे का फायदा होने लगा, मतलब एक के कुछ प्रोड्यूस करने से या कंज्यूम करने से दूसरे का फायदा होने लगा। मानो कि एक व्यक्ति ने इंजेक्शन लगवा लिया ताकि उसे कोई डिसीज ना हो, उसका अन्य लोगों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि उसके आसपास जितने लोग होंगे अब उन्हें डिसीज नहीं होगी उस बंदे से, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज है, उसका आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो आपकी वजह से अब और लोग बीमार नहीं होंगे, तो ये उनके लिए भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। सिमिलरली नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मानो कि आप एक फैक्ट्री चलाते हो, आपका धुआं पड़ोस वाली फैक्ट्री को दुखी करता है और उनकी आवाज आपको दुखी करती है। समझ आया बेटा आपको मैंने क्या कहा? तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोथ फेज भी हो सकती है, ऑन प्रोडक्शन भी हो सकती है। अब एक नया टॉपिक आता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट एक्चुअली में। प्राइवेट कॉस्ट वो होती है जो प्रोड्यूसर खुद सहता है। मान लो इस शर्ट को बनाने के लिए, मान लो मेरी फैक्ट्री, मैंने ये शर्ट बनाई 200 रुपए में, तो जो मेरे को खर्चा महसूस हुआ कपड़ा, धागा, बटन, लेबर का, वो प्राइवेट कॉस्ट है। पर मेरी फैक्ट्री में जब ये शर्ट बन रही थी तब धुआं प्रोड्यूस हो रहा था, तब आवाज प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी वजह से पड़ोसियों का नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने कितना खर्चा भरा मेरे शर्ट बनाने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कॉस्ट। तो जब प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड कर लेते हो तो सोशल कॉस्ट आती है। यानी एक बात ध्यान रखना, सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट भी आ जाती है, जो हमने खर्च करी है, जो प्रोड्यूसर ने खर्च करी है वो भी आ जाती है, और जो बाहर वालों ने खर्चा किया है वो भी आ जाता है। तो जब दोनों को मिला देते हैं दैट इज इट इज कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज होती हैं वो सामने क्यों नहीं आती? व्हाई डिड डू नॉट फ्लोट अप? फ्लोट अप मतलब सामने क्यों नहीं आती, सामने क्यों नहीं आती, मतलब समझ आ रहा है बेटा आपको? जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, व्हाई डजंट इट फ्लोट्स अप, वो लोगों को दिखती क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं दिखती? तो बेटा देखो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इसलिए नहीं दिखती बाबू, सुनना जरा बातों की गहराई को सुनना। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इसलिए नहीं दिखती, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है बच्चा कि ना आप ऐसे कहो, एक तो पता नहीं लगता किसने बनाई, धुआं उठ रहा है हवा में, पर पता नहीं लग सकता ना धुआं कहां से आया, कई बार प्रोड्यूसर का ही नहीं पता चलता। तो जिसने एक्सटर्नलिटी बनाई है, जिसने पोल्यूशन किया है, वो पता ही नहीं लगता। अब मानो नदी गंदी हो रही है, कोई रिवर गंदी हो गई है, अब रिवर में किस किस ने अपनी फैक्ट्री से सामान फेंका है वो पता नहीं लग सकता, और अगर पता लग भी जाए तो फिर वो पैसे देने को तैयार तो होगा नहीं। देखो पहली बात तो ये है कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट नोन। दूसरा, कॉज एंड इफेक्ट लिंकेज आर सो अनक्लियर। बेटा इतना अनक्लियर, आप कितने पैसे मांगोगे, क्या कहोगे कि रिवर को गंदा करने के लिए तुम्हारा 1 करोड़ का खर्चा है, नहीं पता लग सकता, लिंकेज इज वेरी अनक्लियर।
ये डायग्राम देखो, बड़ा प्यारा डायग्राम है, बहुत बहुत प्यारा, इंपॉर्टेंट भी है बेटा। देखो एक नॉर्मली एक प्रोड्यूसर, मैं इसे बना के दिखाता हूं, सुनो। नॉर्मली एक प्रोड्यूसर क्या कहता है, ये प्राइवेट सोशल बेनिफिट है, मतलब उस सामान को खरीदने पे इतना बेनिफिट है, तो आप इसे कह सकते हो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है। और ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, यानी इतना खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है। प्राइवेट कॉस्ट, बेटा प्राइवेट कॉस्ट कहने का मतलब है कि इतना खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है और इतनी क्वांटिटी बन रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कॉस्ट गलत है? क्यों कॉस्ट गलत है? क्या कॉस्ट सिर्फ प्राइवेट लोगों की होती है? जो सामान आपने प्रोड्यूस किया सिर्फ क्या उसी की कॉस्ट है? नहीं बेटा, उस सामान को प्रोड्यूस करने पे मार्केट के अन्य लोगों की भी कॉस्ट होती है, सोसाइटी की भी कॉस्ट होती है, तो उसको भी मिला देना चाहिए, सोशल कॉस्ट को देखना चाहिए। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये हायर लेवल पे है अभी, लेकिन अगर हम सोशल कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे, अगर मैं यूं कहूं मार्जिनल सोशल कॉस्ट, तो बेटा मार्जिनल सोशल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आ गई। बेटा मार्जिनल सोशल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ गई? इसके अंदर प्राइवेट भी आ गई, और बेटा प्राइवेट यानी आप लोगों की कॉस्ट भी आ गई, प्लस एक्सटर्नल भी आ गई, जो बाहर वाले लोगों ने कॉस्ट सही है वो भी ऐड हो गई। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो हमारा इक्विलिब्रियम यहां पे होना चाहिए था, यानी मैं ये कह रहा हूं कि इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी और इतनी प्रोडक्शन हुई है, मतलब जो प्रोडक्शन हुई है वो ज्यादा है जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। बेटे प्रोडक्शन कहां पे होनी चाहिए? जहां इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां कॉस्ट एंड रेवेन्यू मीट करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स मीट करते हैं। अब यहां पे कॉस्ट एंड बेनिफिट एक्चुअल वाले मीट कर रहे हैं, कहां पे? यहां पे एक्चुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट मीट कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप सोसाइटी की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, इसलिए आपको लगता है कि यहां पे इक्विलिब्रियम है। समझ आया आपको? यानी आप इस इक्विलिब्रियम जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो बेटे सोशल कॉस्ट इतनी हो जाएगी। भाई साहब अगर आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो सोशल कॉस्ट यहां पे थोड़ी ना आएगी, सोशल कॉस्ट तो ऊपर निकल जाएगी। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये लॉस दिखा रहा है, डेडवेट लॉसेस दिखा रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि कितनी सोशल लॉस हुई है, इतने रुपए का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां रहते तो इतनी क्वांटिटी बनती है, अब आपने ज्यादा क्वांटिटी बनाई है, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा बना दी है इसलिए इतने रुपए का मार्केट में नुकसान हो गया, इतने रुपए का सोशल लॉस हो गया, इतने रुपए का डेड वेट सोशल लॉस है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डेड वेट सोशल लॉस। ऑलराइट, तो यही वो उन्होंने दिखाया कि सोशल वेलफेयर का लॉस कितना है। बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं डायग्राम समझ आ गया। आगे देखिए थे, फिर अब वो फीचर्स बता रहे हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, प्राइवेट गुड्स के फीचर्स बताओ। अरे प्राइवेट गुड बड़ा आसान है, उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, फायदा मिलता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है, उसमें हम किसी और को घुसने ना देना चाहें तो ना घुसने, जैसे आपका घर आपकी गाड़ी। प्राइवेट गुड्स कौन से हो सकते हैं? योर होम, योर कार, ऑब्वियसली बात है आपकी गाड़ी में कोई और नहीं बैठ सकता जब तक आप ना चाहो, आपके घर में कोई और नहीं घुस सकता जब तक आप ना चाहो। ये राइवलरस है, मतलब एक जना इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कोई और नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं राइवलरस। राइवलरस मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन इज यूजिंग द अदर पर्सन कैन नॉट यूज इट एट द सेम टाइम, दे हैव राइवलरी। एंड एक्सक्लूडेबल मतलब आप उसमें से निकाल सकते हो उस इंसान को जिसने उसके पैसे नहीं दिए, मतलब आपके घर में अगर आप किसी को नहीं बिठाना चाहते तो नहीं बिठाओगे, भगा दोगे। नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, बेटा इसमें कोई फ्री राइडर नहीं हो सकता। फ्री राइडर मतलब मुफ्त का बंदा नहीं हो सकता जो उसे इस्तेमाल कर रहा हो। जैसे पार्क में क्या होता है, पार्क में कहीं आपने देखा होगा ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिन्होंने 1 रुपए का कभी टैक्स नहीं दिया होगा, वो फ्री राइडर्स हैं। वो लोग भी बैठते हैं पार्क में जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया। बेटा एक बात हो, पार्क किसके पैसों से बना है? टैक्स से बना है। अब लेकिन टैक्स के पैसों से बना है, लेकिन बैठे वहां कौन है? ज्यादातर लोग वो बैठे जो फ्री वाले हैं, जिन्होंने कभी कुछ टैक्स नहीं दिया। तो प्राइवेट गुड में ऐसा नहीं होता। और हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का, बेटे प्राइवेट गुड्स की डिमांड कैसे आती है? अलग अलग लोगों की डिमांड को ऐड कर दो तो पता लग जाती है। इसमें रिजेक्शन किया जा सकता है, अगर आप इन गुड्स को नहीं खरीदना चाहते रिजेक्ट कर सकते हो। इसमें कॉस्ट होती है, फेयरनेस एंड जस्टिस टेंड टू राइज, एफिशिएंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज मतलब इनमें जो पैसा लगता है वो सोच समझ के लगता है, वही गुड्स बनते हैं जो बिकते हैं, बेफालतू के गुड्स नहीं बनते। पार्क अब आपने कई बार देखा होगा खाली पड़ा होता है पूरा, इतने करोड़ों रुपए का पार्क है लेकिन खाली पड़ा है, यानी ऐसे गुड्स बन गए जिनको लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वही गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं जिनके लिए लोग पैसा देने को तैयार है, और पैसा देने को तैयार है तो एफिशिएंसी इन्वॉल्व है। पब्लिक गुड्स, बेटा पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जो सभी के जनरल बेनिफिट के लिए होते हैं, इनकी भी यूटिलिटी होती है इनकी, बट नो डायरेक्ट पेमेंट। इनकी पेमेंट हम डायरेक्टली नहीं करते पर इनडायरेक्टली डेफिनेटली हम ही लोग करते हैं जब टैक्स देते हैं।
नॉन राइवल इन कंजम्पशन, एक जने के इस्तेमाल से दूसरे जने के इस्तेमाल पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। एक बात बताओ, आप पार्क में बैठे हो तो आपके पार्क में बैठने से किसी और के पार्क बैठने को इफेक्ट नहीं होगा। नॉन एक्सक्लूडेबल, कोई किसी को निकाल नहीं सकता। अगर आप पार्क में जाके बैठते हो, लाइब्रेरी में जाके बैठते हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता। इंडिविजिबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी का मतलब यह है कि इन्हें पार्ट में टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें लोग अपने अपने घरों में अलग नहीं लेके जा सकते। ऐसा नहीं है कि 10 घरों के बीच में एक पार्क है, सब लोगों ने पार्क का बंटवारा करके अपना अपना पार्क अपने अपने घर में मिला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये वल्नरेबल है, मिसयूज हो सकते हैं। और एडिशनल रिसोर्सेज कॉस्ट है 0। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें आप किसी एक बंदे को और ले आओगे, सोचो 50 लोग बैठे हैं पार्क में, एक बंदा और आ जाएगा, 2 बंदे और आ जाएंगे, तो भी उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च नहीं होगी हमारी। ठीक है, अब आता है मेन। यहां पे एक लाइन डाल लीजिए, यहां से एक मेन नया टॉपिक स्टार्ट होता है। इसे कहा जाता है थियोरी ऑफ पब्लिक गुड्स। क्या बोला जाता है बेटा? थियोरी ऑफ पब्लिक गुड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वो गुड्स होते हैं जो एक्सक्लूडेबल हैं, जिसमें लोगों को निकाला जा सकता है, मतलब पैसे मांगा जा सकता है, जो ना दे उसे निकाल सकते हो। और राइवलरस मतलब होता है एक के इस्तेमाल करने से दूसरे को फायदा नहीं मिलेगा उसी वक्त पे। मतलब अगर मैं उस गुड्स को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे इस्तेमाल की वजह से आपको फायदा नहीं मिलेगा, और अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके फायदे से मुझे फायदा नहीं होगा। दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लूडेबल गुड्स। दीज गुड्स आर कॉल्ड एज एक्सक्लूडेबल गुड्स। इसमें जो जिनमें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं उन्हें बोला जाता है प्योर प्राइवेट गुड्स। उन्हें कौन सा गुड्स बोला जाता है? प्योर प्राइवेट गुड्स। मतलब ये वो गुड्स हैं जो सच में प्राइवेट नेचर के हैं, जैसे आपकी गाड़ी, आपके घर, आपके कपड़े, ये सब कुछ प्राइवेट गुड्स हैं। फिर इधर आ जाओ, जो है वो गुड्स जिनमें से आप किसी और को निकाल नहीं सकते, और वो गुड्स जिनके अंदर राइवलरी भी नहीं है, तो ये प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं बेटा। ये कौन से गुड्स होते हैं? प्योर पब्लिक गुड्स, जिसमें एक इंसान को दूसरे से निकाल भी नहीं सकता कोई, और पैसे भी नहीं मांग सकते, और किसी एक के इस्तेमाल करने से किसी दूसरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। जैसे एग्जांपल लो, अब हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी रक्षा करती है, वो आपकी भी रक्षा करती है, मेरी भी रक्षा करती है, पर अगर वो आपकी रक्षा करती है तो उसकी वजह से मेरी रक्षा कम तो नहीं हो जाती, मेरी रक्षा तब भी उतनी रहती है। और अगर आर्मी मेरी रक्षा करती है तो मेरी रक्षा की वजह से आपकी रक्षा कम नहीं हो जाती। यानी ये ऐसे गुड्स हैं जिसमें हम एक दूसरे को निकाल भी नहीं सकते, और एक इंसान के इस्तेमाल की वजह से दूसरे इंसान का इस्तेमाल कम भी नहीं होता। मतलब दूसरे इंसान की यूटिलिटी, जो उससे मिलने वाला फायदा है, वो कम भी नहीं होता। ठीक है, फिर एक होती है बेटा कॉमन रिसोर्सेस। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉमन रिसोर्स। ये होती है कॉमन रिसोर्स। कॉमन रिसोर्स ये वो होती है बेटे जो सभी लोगों के लिए कॉमनली यूज होती हैं। दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब इनमें से किसी को निकाला नहीं जाता, इनके लिए पैसे नहीं चार्ज किए जाते। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब पैसे नहीं चार्ज किए जाते, पर ये राइवलरस हैं। पर ये क्या है बेटे? कॉमन रिसोर्सेस कौन कौन सी हैं? देखो, नॉन एक्सक्लूडेबल के नीचे आ रहा है और राइवलरस के सामने आ रहा है। तो कॉमन रिसोर्सेज वो होती हैं जो राइवलरस है, मतलब एक इंसान इस्तेमाल करेगा तो कोई और इंसान उसी वक्त उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बात बताओ, आप भी फिशिंग करने गए हो, मैं भी फिशिंग करने गया हूं एक तालाब में। अब हम दोनों लोग ऑपोजिट तरफ बैठे, पर अगर मैंने 10 मछलियां पकड़ ली तो वो 10 मछलियां आपके लिए तालाब में अब कम हो गई। यानी अगर मैंने 10 मछलियां पकड़ ली तो मेरी 10 मछलियां पकड़े जाने की वजह से तालाब में 10 मछलियां कम हो गई, यानी आपके पास अब वो रिसोर्स कम बची है। तो देयरफॉर दे आर राइवलरस। तो हम दोनों के बीच में राइवलरी रहेगी कि कौन जल्दी जल्दी मछलियां पकड़ता है। इसी तरह सोचो, जंगल है, अगर मानो मैंने 10 पेड़ काट लिए तो मेरे 10 पेड़ काटने से आपके लिए 10 पेड़ कम हो गए जिन्हें आप काट सकते थे। तो यानी ये एक दूसरे के एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए ये चीजें कम बचती हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड राइवलरस। राइवलरी आएगी हमारे बीच में, लेकिन एक्सक्लूडेबल नहीं है। ना मैं आपको निकाल सकता हूं, ना आप मुझे निकाल सकते हो। एक्सक्लूडेबल मतलब निकाल देने योग्य, ऐसा नहीं है। फिर एक गुड्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवलरस नहीं है। एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवलरस नहीं है, ये होते हैं बेटा इम्प्योर गुड्स। ये कौन से गुड्स होते हैं? इम्प्योर पब्लिक गुड्स। इन्हीं के अंदर क्वाजी गुड्स भी पढ़ाए जाते हैं। इन्हीं के अंदर थोड़ा नीचे जाके क्वाजी गुड्स भी पढ़ाए जाते हैं फिर, ठीक है, पर वो अलग चीज है। पर अभी आप पहले इम्प्योर पब्लिक गुड्स की बात करो। इम्प्योर पब्लिक गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो इम्प्योर पब्लिक गुड्स है। बेटा प्योर पब्लिक गुड्स में क्या था? प्योर पब्लिक गुड्स तो नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस थे। वो तो संत थे, ना तो आप किसी को निकाल सकते हो, ना किसी के एक के इस्तेमाल से दूसरे के इस्तेमाल को फर्क पड़ेगा। अब आप भगवान की प्रेयर कर रहे हो तो आपके प्रेयर करने से ऐसा नहीं है कि भगवान आप पे ध्यान दे रहा है तो पड़ोसी वाले बच्चे को ध्यान नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। आपके मार्क्स बढ़ा देगा, दूसरे के नहीं बढ़ाएगा, है ना। तो ये तो संत महात्माओं वाली बात है पब्लिक गुड्स तो। लेकिन एक होते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड। इसमें क्या होता है? एक जने के इस्तेमाल से दूसरे जने का इस्तेमाल कम तो नहीं होता, लेकिन इसमें निकाला जा सकता है। जैसे सिनेमा है, अब आप मूवी देख रहे हो और पड़ोस की सीट पे बैठ के कोई और मूवी देख रहा है, तो उसके मूवी देखने से आपकी मूवी देखने से शाहरुख खान कम नहीं दिखने लग जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन पे नाच रहा है शाहरुख खान तो आपको कम दिखेगा और उसे ज्यादा दिखेगा, ऐसा नहीं है। या वो अगर वो नहा होता तो आपको बेटर दिखता, ऐसा भी नहीं है।
उसके मूवी देखने से और आपके मूवी देखने से एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो दे आर नॉन राइवलरस इन नेचर, दीज गुड्स आर नॉन राइवलरस इन नेचर, हमारे बीच में कोई राइवलरी नहीं है। लेकिन उसी वक्त मैं यूं कहूंगा कि एक्सक्लूडेबल जरूर है। एक्सक्लूडेबल मतलब निकाला जा सकता है, अगर मैं टिकट नहीं लूंगा तो मुझे हॉल से निकाला जा सकता है। तो एक्सक्लूडेबल, जैसे टोल रोड है, एक गाड़ी के जाने से दूसरी गाड़ी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन टोल पे निकाला जा सकता है अगर हमने फास्टैग नहीं लगवाया या अगर हमने पैसे नहीं दिए। तो अगर हम पैसे देने को तैयार नहीं है तो मैं निकाला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक बातें आपको समझ आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़िए, इम्प्योर पब्लिक गुड्स। बेटा अब किन के बारे में बात हो रही है? इम्प्योर गुड्स के बारे में, ध्यान दीजिएगा। इम्प्योर गुड्स कौन से होते हैं बेटा? इम्प्योर गुड मैंने आपको बताया ये हाइब्रिड गुड्स हैं, जिसमें थोड़े फीचर पब्लिक के, थोड़े फीचर प्राइवेट के हैं। दे कैन बी पार्शियली राइवलरस और कंजेस्टेबल। बेटा कभी कभी, अभी तो हम इसमें बोल तो देते हैं कि नॉन राइवलरस है, बट दे कैन बी पार्शियली राइवलरस ऑल्सो। जैसे हाईवे है, जैसे टोल रोड है, अब बहुत सारी गाड़ियां आ गई तो फिर जाम लगने लगेगा, तो एक दूसरे के ऊपर राइवलरीज तो आ ही जाएंगी। मतलब बेटा मैं आपको ये बताऊं तो जो पार्शियल वाले है ना, देखो इधर सुनो, ये जो है ना प्योर प्राइवेट गुड्स और प्योर पब्लिक गुड, ये सच्चे गुड्स हैं। इनमें प्योर प्राइवेट में एक्सक्लूडेबल और राइवलरस दोनों है, और प्योर पब्लिक में नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों है। फिर ये जो दोनों है ना बेटे, ये दोनों फर्जी गुड्स हैं। इन दोनों में मिलावट है। मिलावट मतलब किसी भी तरीके की मिलावट है। इसमें नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस मिक्स है किसी तरीके से, तो ये मिलावटी गुड्स है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स हैं। इसमें राइवलरस भी हो सकता है पार्शियली, बट कंजम्पशन रेड्यूसेस बट डज नॉट एलिमिनेट द बेनिफिट टू अदर। जैसे एक बात हो, आप टोल रोड से जा रहे हो, तो अगर 200 गाड़ियां टोल रोड पे आ गई तो शायद टोल पे स्पीड हल्की हो जाएगी, लेकिन निकाला नहीं जाएगा एक दूसरे को। दे आर ऑफन एक्सक्लूडेबल। बेटा ऑफन एक्सक्लूडेबल मतलब ज्यादातर ये निकाला जा सकता है। जैसे अगर सबने टोल रोड भरा है तो कोई किसी को निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर आपने टोल का टैक्स नहीं भरा तो फिर आपको निकाला भी जा सकता है। इसके अंदर दो बातें आती हैं, दे आर टू इम्प्लीकेशन। पहली बात, एलिमिनेशन ऑफ फ्री राइडिंग, जो मुफ्तखोर लोग हैं उन्हें निकाला जा सकता है। एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल्ड कंजेशन, मतलब गाड़ियां कितनी जाएंगी हाईवे पे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल टोल रोड, ठीक है। अब इसे दो तरीके से पढ़ाया गया है बेटा। ब्रॉड क्लासेस ऑफ गुड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्टडी। एक तो क्लब गुड्स बताए, ये बोचनन ने बताया बेटा। इन्होंने क्लब गुड्स के लिए क्या बोला था कि ये रिप्रोड्यूसेबल गुड्स है। रिप्रोड्यूसेबल मतलब एक बात हो, एक ही क्लब होगा क्या? नहीं, क्लब तो दोबारा बन सकता है। एक बात हो, हमारे पास घर के पास मान लो जहांपना क्लब है, तो अब जहांपना क्लब में अगर सीटें भर जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप साकेत क्लब में चले जाओगे, भाई सिंपल सी बात है। अगर वहां भी सीटें भर गई तो आप पंचशील क्लब में चले जाओगे। तो यानी आप डेफिनेटली ये क्लब जो है वो एक्सक्लूडेबल है। अगर आपने वहां की मान लो मेंबरशिप नहीं ली हुई तो आपको निकाला जा सकता है वहां से, लेकिन एक इंसान के इस्तेमाल से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर रिप्रोड्यूसेबल गुड्स। वेरिएबल यूज पब्लिक गुड, बेटा वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स, ये ओकलैंड एंड सैनमो ने इनके बारे में बात करी थी। उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जो वेरिएबिलिटी के साथ यूज किए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें। ये इम्प्योर गुड्स के बारे में बात है। तो इम्प्योर गुड्स के लिए अगर मैं शॉर्ट में दोबारा बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा, ये वो नेचर के गुड्स हैं जिनमें प्राइवेट और पब्लिक मिक्स्ड है। प्राइवेट और पब्लिक गुड मिक्स्ड हैं। ये ज्यादातर एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं क्योंकि इन पे पैसा लगता है, लेकिन कंजेशन एक दूसरे के लिए क्रिएट उतना नहीं होता, राइवलरस उतने ज्यादा नहीं होते। कभी कभी या तो ये नॉन राइवलरस होते हैं, ये पार्शियली राइवलरस होते हैं। आप ऐसे कह दो कि दे आर नॉन राइवलरस, ऐसे लिख सकते हो, दे आर नॉन राइवलरस और पार्शियली राइवलरस। यानी या तो एक के इस्तेमाल से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता या थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगला देखिए, क्वाजी पब्लिक गुड्स, जिन्हें मिक्स गुड्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? मिक्स गुड्स। इसमें मिक्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ गुड्स आ जाती हैं, मिक्स ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं। इसमें पता क्या आता है? इसमें बेसिकली वो आता है जिनमें इनमें ये स्टडी, इसमें कर्म से ज्यादा फल की इच्छा की जाती है। इसमें यह कहा जाता है कि जैसे आपने टीका लगवा लिया, आपने कोई इम्यूनाइजेशन करा ली, तो आपकी इम्यूनाइजेशन से और लोगों को बीमारी नहीं फैलेगी। जैसे एक मान लो हम अच्छे से पढ़ लिए, अगर हम अच्छे से पढ़ लिए तो हमारी वजह से सोसाइटी का फायदा होगा। एक बात हो, अगर एक स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ते हैं तो 5000 बच्चों के पढ़ने से देश का कितना भला होगा, क्योंकि जब वो बच्चे पढ़कर निकलेंगे, अच्छी अच्छी जॉब्स करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, देश को एक बेटर प्लेस बनाएंगे रहने के लिए, तो दे हैव मोर ऑफ पॉजिटिव सोशल बेनिफिट्स। उन्हें क्वाजी कह देते हैं। नियर पब्लिक गुड, बेटा ये नियर पब्लिक गुड्स हैं।
एंड ऑल क्वालिटीज ऑफ द प्राइवेट गुड्स एंड सम बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक गुड। इनमें ज्यादातर क्वालिटीज प्राइवेट गुड्स की हैं, पर कुछ बेनिफिट पब्लिक गुड्स के भी हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो क्वाजी पब्लिक गुड है ये भी एक तरीके से इम्प्योर गुड्स का ही पार्ट है, ठीक है। इनमें पैसे लिए जा सकते हैं, ये मार्केट के थ्रू बेचे जा सकते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ केयर। इनकी मार्केट इनकम्प्लीट है बिकॉज इनमें इनएफिशिएंसी और मार्केट फेलियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी मार्केट में बहुत सारी धंधाली होती है, आसानी से उतना प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जितना इसका सोशल बेनिफिट है उतना इसे प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे इसमें वैक्सीनेशन का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा। क्या ये बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी कि दे हैव हाई सोशल बेनिफिट्स, ऐसे याद कर सकते हो, दे हैव हाई सोशल बेनिफिट्स, यानी ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन, जैसे एजुकेशन, ये सब। फिर आते हैं कॉमन एक्सेस रिसोर्स, ये भी हमने ऊपर पढ़ा भी था। कॉमन एक्सेस रिसोर्स याद है बेटा? कॉमन रिसोर्स किसे कहते हैं? जैसे आप मछली पकड़ोगे तो मेरे लिए मछली कम हो जाएगी, आप पेड़ काट दोगे तो मेरे लिए पेड़ कम हो जाएंगे। तो ये एक्सक्लूड तो हम एक दूसरे को नहीं कर सकते, लेकिन राइवलरी जरूर है, ठीक है। ये भी एक तरीके की इम्प्योर पब्लिक गुड है बेटा, इन्हें भी इम्प्योर पब्लिक गुड ही कहा जा सकता है। क्यों बेटा? मैंने क्या बोला था, ये दोनों ही इम्प्योर पब्लिक गुड्स हैं, ये भी और ये भी इम्प्योर पब्लिक गुड्स हैं। क्यों इम्प्योर बेटा? ये दोनों प्योर है तो ये दोनों इम्प्योर हुए ना। फिर जो प्योर नहीं है वो क्या हुआ? इम्प्योर हुआ। फिर जो भी प्योर नहीं है वो इम्प्योर हुआ। ये कहा जा सकता है ये भी एक तरीके की इम्प्योर पब्लिक गुड्स की टाइप है, बट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस, पर राइवलरी है इसमें, क्योंकि एक इंसान की कंजम्पशन से कम हो जाती है दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी। अगर मैंने मछलियां निकाल के खा ली तो आपके लिए मछलियां कम हो जाएंगी। ये यूजुअली फ्री ऑफ चार्ज होता है। इसके अंदर एक पंगा है जिसे बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स की ट्रेजेडी का मतलब होता है कि दे कैन बी ओवर यूज्ड। बेटे क्योंकि इनके पैसे नहीं लगते इसलिए ये ओवर यूज हो जाते हैं। जैसे एक बात बताओ, हम तालाब में गए, मैं एक आम बेटे भारतीय मेंटेलिटी बता रहा हूं, हम एक तालाब में गए, हमने मछलियां पकड़ी, मानो हमें 5 मछलियों की जरूरत थी, फिर भी क्योंकि वो मुफ्त मिल रही हैं तो हम शायद 8-9 मछलियां पकड़ के ले आएंगे, जैसे 2-3 वेस्ट कर देंगे, लेकिन हम पकड़ के ज्यादा लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। इसी को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। अगर कोई चीज आप फ्री दे देते हो तो जितनी इस्तेमाल होनी चाहिए लोग उससे ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, लोग उससे ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। समझे आप मेरी बात? एक जैसे एग्जांपल हो, नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स आर ओवर यूज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। मतलब बेटे इतनी इस्तेमाल कर ली जाती है कि वो बाकी लोगों के लिए नहीं बचती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। दोबारा सुनते हैं। कॉमन रिसोर्स क्या मतलब क्या होता है? जो सभी के लिए कॉमन है, जिसमें से आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के यूजेज की वजह से राइवलरी आ जाती है। राइवलरी मतलब मेरे इस्तेमाल से आपके लिए वो कम हो जाएगा, आपके इस्तेमाल से मेरे लिए वो कम हो जाएगा, और इसमें हम एक दूसरे को निकाल नहीं सकते, लेकिन इसे यूजुअली ओवर यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, क्योंकि इसके पैसे नहीं लिए जाते। तो देखो एक अंतर और ये पढ़ सकते हो आप कि ये यूजुअली फ्री प्रोवाइड होता है, पर ये वाला यूजुअली चार्ज होता है। जैसे आप क्लब में जाते हो, आप सिनेमा देखने जाते हो, वो चार्ज होता है, जबकि ये वाले गुड्स जो कॉमन रिसोर्स है वो फ्री होते हैं। अब अगला आ जाता है बेटा, इस पर लाइन डाल दीजिए, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। बेटा ग्लोबल पब्लिक गुड्स वो है जो पूरी दुनिया के लोगों को मिलने चाहिए। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इनका एम है कि पूरी दुनिया में कुछ चीजें बेसिकली सबको प्रोवाइड की जाए। जैसे एक इनके हैं फाइनल पब्लिक गुड बेटा, जो ये चाहते हैं सभी लोगों को मिले, जैसे पोलियो को हटाना दुनिया में से, या ऐसे ऐसे अच्छे काम, जैसे कोरोना को हटाना, जैसे इबोला को हटाना पूरी दुनिया में से, तो ऐसे वायरसेस को हटाना, उनके इम्पैक्ट को खत्म करना। और इंटरमीडिएट पब्लिक गुड मतलब इसे प्राप्त करने के लिए, फाइनल गुड्स को प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट क्या है। जैसे एग्जांपल लो, पूरी दुनिया में से कोरोना को हटाना है, तो ये उनका फाइनल पब्लिक गुड एम है। तो कोरोना को हटाने के लिए मानो उन्होंने पूरी दुनिया में सबको मास्क भेज दिए पहनने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट पब्लिक गुड्स है कि सबके पास मास्क पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सबके पास अगर मास्क पहुंच जाएगा तो कोरोना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसा कुछ, जैसे एग्जांपल लो, आपको चाहिए कि दुनिया में पोलियो ना हो, तो फिर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा पोलियो की ड्रॉप्स बनवाना और पूरी दुनिया में बंटवाना। फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने 5 ग्लोबल पब्लिक गुड्स को आइडेंटिफाई किया जो सबको मिलने चाहिए, जो हर देश में हर इंसान को मिलने चाहिए। जैसे एक एनवायरमेंटल कॉमन एनवायरमेंट सबके लिए अच्छा हो, कम्युनिकेबल डिसीजेज ना फैलें, इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉस्परस रहे, बैलेंस्ड रहे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ताकि कोई एक देश दूसरे देश को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उनके शेयर मार्केट, उनकी करेंसी नॉर्मल रेट पे एक्सचेंज हो रही हो। फिर है ग्लोबल नॉलेज फॉर द डेवलपमेंट,
बेटा आप सभी को नॉलेज दो ताकि सभी देश डेवलप हो। ये वैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, जबकि इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लिमिटेड लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है जी। पर इसमें एक दिक्कत यह है पब्लिक गुड्स में, ग्लोबल पब्लिक गुड में, कि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता ना। कोई देश किसी और की क्यों मानेगा? मानो हमें ईरान कह रहा है कि ये करो, हम क्यों करें? इंडिया किसी को कह रहा है तुम ये करो, कोई क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी किसी से डरता तो है नहीं, देश तो देश है सब अपने अपने, तो कोई किसी की बात नहीं मानता। ये प्रॉब्लम है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स आसानी से सबको नहीं मिल पाते। तो इनके लिए कौन काम करता है? इनके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जो पूरी दुनिया में इसे बांटने की कोशिश करती हैं, पर फिर भी ये बराबरी से बंटते नहीं है ये गुड्स, ठीक है। फिर अगला है फ्री राइडर प्रॉब्लम। बेटा फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है कि एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब लोग सोचते हैं कि अरे कोई और पैसे देगा, मैं तो इस गुड्स को एंजॉय करूंगा। एक बात बताओ, अगर सभी लोग ये सोचने लगे कि कोई और पैसे देगा, कोई और पैसे देगा, कोई और पैसे देगा, तो एक दिन उन गुड्स को प्रोड्यूस ही होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पैसे नहीं दे रहा होगा। मान लो सभी लोग पार्क में जाके बैठते हैं, लेकिन कोई भी पार्क के डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं देना चाहता। मान लो सब लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, पर कोई भी लाइब्रेरी के लिए फंड नहीं देना चाहता। अब अगर कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरी के लिए फंड नहीं देना चाहेगा, हर कोई ये सोचेगा तू दे, कोई और दे, तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्री राइडर प्रॉब्लम। यानी इकोनॉमी में सभी लोगों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वैसे क्लियर नहीं है, सच्चाई में नहीं है, बट वैसे मजाक के लिए, जैसे मोबाइल फोन इन इंडिया। अब इंडिया में मोबाइल कनेक्शन इतने सस्ते हो गए थे बीच में कि सब लोगों को मुफ्त की आदत सी पड़ गई थी। अब दोबारा धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, तो हमें दुख हो रहा है। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है कि ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगते हैं और हर कोई ये सोचता है कि कोई और उसके लिए पैसे देगा। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या है कि अगर कोई पैसे नहीं देगा तो वो वाले पब्लिक गुड प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। प्राइवेट लोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या तो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे प्राइवेट में कभी भी, और अगर कभी करा भी तो भी कम करेंगे। दोबारा बोलो मेरे साथ बेटा, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का होता है कि अगर बहुत सारे लोग उसे फ्री यूज करने लग जाएंगे, पैसा देने को तैयार नहीं होंगे, तो वो गुड प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, या प्रोड्यूस भी होंगे तो कम प्रोड्यूस होंगे जितने होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? बेनिफिटिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द अदर्स विदाउट पेइंग। आपको और उसका फायदा मिल रहा है लेकिन आप उसके लिए पे करने को तैयार नहीं हो। हु डज नॉट वांट टू पे, बेटा वो कहता है मैं ऐसे गुड्स के लिए पे ही नहीं करूंगा जो नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब नॉन एक्सक्लूडिंग होना चाहिए सर, ठीक है जी, मतलब जिसमें से मुझे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ऐसे गुड्स में मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा मैं क्यों दूं, कोई और देगा। इससे मार्केट फेलियर आता है। बेटा हम ये मार्केट फेलियर ही तो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन एवरी इंडिविजुअल, इफ एवरी इंडिविजुअल प्लेज द सेम स्ट्रेटेजी, अगर हर कोई फ्री राइडिंग करने लगे, कोई पैसे ना देने लगे, तो फिर इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। इट हैज नो मीनिंगफुल डिमांड कर्व, इसका कोई डिमांड कर्व भी नहीं है। जैसे आपके घर के आगे वाला फाउंटेन है जो गवर्नमेंट ने बनाया, आप उसके लिए पैसे नहीं देना चाहते, तो पहली बात तो यह है कि नो पब्लिक गुड विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट सेक्टर। मतलब बेटा प्राइवेट सेक्टर में, कैपिटलिज्म में पब्लिक गुड्स बनेंगे ही नहीं। ऐसे तो यूएसए में कोई पार्क बनेगा ही नहीं, और अगर बनेंगे भी तो भी वो अंडर प्रोड्यूस होंगे। बेटा अगर बनेंगे भी तो भी क्या होंगे? अंडर प्रोड्यूस मतलब कम बनेंगे। यानी अगर प्योर कैपिटलिज्म चलने लगे, अगर कौन चलने लगे बेटा? प्योर कैपिटलिज्म, तो ऐसे में ये चीजें गुड्स बननी ही बंद हो जाएंगी, बननी लगभग ना हो जाएंगी। बोलो मेरी बात आपको समझ आई? मैंने क्या कहा? ये बड़ी दुखद बात है बेटे, डेफिनेटली दुखद बात है।